हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपका क्लास 11 इंग्लिश की जो बुक है हॉर्नबिल उसका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बहुत ही साहस भरी डेयरिंग करेजियस कहानी है ये, जिसमें लेखक, उनकी पत्नी 37 वर्ष के ये लेखक हैं, बिजनेसमैन हैं, और इनकी पत्नी 6 वर्ष का बेटा है ना, और 7 वर्ष की बेटी। ये 1,05,000 किलोमीटर लंबी समुद्र यात्रा पर है ना, जो पृथ्वी है उसका चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो प्रथम जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा कि तूफान, कितना भयंकर तूफानों का इन्हें सामना करना पड़ता है, और ये साथ रहते हुए उसका कितना बहादुरीपूर्वक मुकाबला करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। बाई मॉर्निंग जनवरी 3 जनवरी की सुबह द पंप्स हैड वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी की सुबह जो पंप थे, पानी जो फेंक रहे थे उसमें से, शिप में से बाहर निकाल रहे थे, उन्होंने वाटर लेवल को काफ़ी कंट्रोल कर लिया था, है ना। इतना कंट्रोल कर लिया था कि अब हम अल्टरनेट रोटेशन में, रोटेशन मतलब होता है जैसे अभी 2 घंटे का एक व्यक्ति ने रेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद 2 घंटे किसी दूसरे व्यक्ति ने रेस्ट ले लिया, इस तरह से हम अल्टरनेटिवली 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे, विश्राम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी जो वाटर लाइन थी उसकी, शिप की जो नीचे का जो तला था, जो तल था, बेस जो था, उसमें एक काफ़ी बहुत बड़ा लीक था, उसके अंदर लीकेज था। ऑन चेकिंग, और इसे चेक करने पर आई फाउंड दैट, और मैंने पाया कि नियरली ऑल द बोट्स, की जो बोट के लगभग सारे मेन रिब फ्रेम्स हैं, बोट के ना मेन रिब फ्रेम्स हैं उसके, जो रिब फ्रेम्स मतलब देखा होगा आपने, इस तरह से जो ये होती है ना, जो फ्रेम बनाती हैं, नीचे का जो बेस बनाती हैं, वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। कील होता है उसका नीचे का पार्ट है ना, जो ये लंबी लंबी लकड़ियों की सहतीर होती हैं, है ना, उनको कील बोलते हैं। लकड़ियों की हो सकती हैं ये, या लोहे का फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। तो लेंथ वाइज टिम्बर या स्टील जो होती है, स्टील स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं। तो वो काफ़ी अधिक मात्रा में क्या हो चुका था, स्मैश डाउन हो गया था, टूट चुकी थी वो। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। वास्तव में वहाँ जो स्टारबोर्ड साइड था उसका, हल का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है उसका बेस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसकी जो स्टारबोर्ड साइड थी, राइट साइड जो थी उसकी, उसमें एक पूरा का पूरा सेक्शन को सिर्फ कौन रोके हुए थे, कपबोर्ड पार्टीशंस उसको रोके हुए थे, नहीं तो वो सब कुछ उसमें क्या हो गया था, टूट गया था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब वेव हिट हुआ था, है ना, तूफान ने चक्कर मारी थी, उसके 15 घंटे तक हम लोग सर्वाइव कर चुके थे, 15 घंटे बीत गए थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब उन्हें कहाँ पहुंचना था, ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था, है ना, हिंद महासागर के नीचे से निकल के जा रहे हैं, किधर की तरफ, पूर्व की ओर, है ना। तो जो वेव वॉकर था, अब वो ज़्यादा लंबे समय तक और नहीं अपने आप को होल्ड कर सकता था ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने चार्ट्स को चेक किया, जो नक्शे वगैरह होते हैं उनको चेक किया और गणना की, है ना, और पाया कि कुछ 100 किलोमीटर्स की ही दूरी पर ईस्ट दिशा में 2 आइलैंड्स हैं, 2 द्वीप समूह हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, उन दोनों द्वीप समूहों में से एक आइल एम्स्टर्डम, है ना, इसका नाम है आइल एम्स्टर्डम, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। फ्रेंच साइंटिफिक बेस का मतलब होता है फ्रांस की, है ना, फ्रांस के कब्जे में है वो स्थान, है ना, उस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है उस द्वीप समूह पर, और वहां पे फ्रांस ने अपना एक वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किया हुआ है। अवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, है ना।
हमारी बस सिर्फ हमारे पास एक आशा थी कि हम इन छोटी से स्थानों पर पहुंच जाएं इस विशालकाय समुद्र में। और वो छोटे स्थान कैसे हैं? पिनप्रिक्स। पिनप्रिक्स का मतलब होता है जैसे सुई की नोक, है ना, सुई की नोक के बराबर। और वो क्या है? इतने बड़े वास्ट ओशियन के अंदर, है ना। तो ऐसे समझो जैसे हमारी बॉडी है, उसमें अगर हम सुई चुभोए तो एक छोटा सा स्थान होगा कि नहीं होगा वो। तो वैसे ही इस पूरे विशाल जो महासागर है, इसके अंदर वो जो द्वीप समूह हैं वो हमारे शरीर के अंदर एक छोटे से पिन प्रिक के बराबर हैं। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, है ना। अब ये कह रहे हैं कि जब तक हवा और जो समुद्र है ना, जो हवा और समुद्र है ये थोड़ा सा शांत नहीं हो जाते। अबेट, अबेट का मतलब क्या होता है? शांत हो जाना। जब तक हवा और ये जो समुद्र की लहरें हैं शांत नहीं होंगी, तब तक हम हमारी जो सेल है उसको होइस्ट नहीं कर पाएंगे। जो हमारी जो आगे बढ़ने की जो गति है उसको हम तेज नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा? अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो वहां पहुंचने के हमारे चांसेस क्या होंगे? बहुत कम होंगे, स्लिम होंगे वास्तव में। तो हमारे वहां पहुंचने के चांसेस अच्छे होने के लिए क्या आवश्यक था? विंड और जो सी है, हवा और जो लहरें हैं, उनकी गति को धीमा होना आवश्यक था। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी इंजन को बोलते हैं सहायक इंजन, है ना। जैसे हर चीज़ की डबल होती है, जैसे बेटा एरोप्लेन होते हैं या जितने भी ये जो होती है ना, इनके अंदर एक एक इंजन एक्स्ट्रा होता है। हर चीज़ इनके अंदर डबल होती है, ऐसे मान के चलो आप। जैसे एक चीज़ फेल हो जाए तो दूसरी चीज़ को इमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है। तो उस वेव हिट की वजह से जो ऑक्सिलरी इंजन था उस शिप का, वो क्या हो गया था? खराब हो गया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, 4 जनवरी को 36 घंटे की लगातार पंपिंग करने के बाद, पानी को पंप करने के बाद, बाहर निकालने के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम कुछ सेंटीमीटर पानी तक पहुंच गए। अर्थात हमने काफ़ी मात्रा में पानी उसमें से बाहर उड़ेल दिया था, बस अब कुछ ही सेंटीमीटर पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। बस अब हमें क्या करना था कि जो पानी आ रहा है अंदर, है ना, उसको ही हमें कंट्रोल में रखना था, उसी के साथ हमें अपनी ताल मिलानी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। जो हमारी जो मेन मास्ट थी, जो मुख्य जो स्तंभ था, मुख्य जो कॉलम था, उसके ऊपर लगी हुई जो पाल होती हैं, उनकी सहायता के द्वारा हम सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। कि अगर हम उसको काम में लेंगे, मेन मास्ट को काम में लेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा कि जो मेन मास्ट को सपोर्ट देने वाली जो रस्सियां हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। रिगिंग का मतलब क्या होता है? जो रस्सियां, रोप वगैरह, तार जो उसको मेन मास्ट को सपोर्ट दे रखे होते हैं, तो उनकी प्रेशर पड़ेगा। और उससे क्या होगा? जो डैमेज सेक्शन है उस शिप की जो बॉडी है, जो फ्रेम है, हल का मतलब फ्रेम, उसका जो डैमेज सेक्शन है वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम मेन मास्ट की सहायता नहीं ले सकते थे। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब। इसलिए हमने सिर्फ किससे काम चलाया? स्टॉर्म जिब से काम चलाया, जो छोटी सी होती है उससे। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट, और हम आगे बढ़े उसकी ओर। किसकी ओर? द 2 आइलैंड्स पर, जहां पर कि 2 आइलैंड स्थित हो सकते थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। ओहो, देखो बेटा, पहली बार 2 दिन में पहली बार इन्होंने अब भोजन किया है। और वो भोजन भी क्या मिला? कॉर्न्ड बीफ। जो उनकी पत्नी थी उनको कुछ मिल गया, क्योंकि सब चीज़ तो पानी में तैर गई थी। तो कॉर्न्ड बीफ यानी कुछ मक्का मिला हुआ, बीफ यानी गाय का मांस, है ना। एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कुछ जैसे क्रैक जैक बिस्किट्स होते हैं ना, नमकीन और कुछ मीठे, उस तरह के बिस्किट्स। और हमने 2 दिन में, है ना, पहली बार भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारी ये जो राहत थी, है ना, ये जो हमारी खुशी थी, ये थोड़े समय की थी। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? खुशी या जो राहत होती है, आराम जो होता है। एट 4 PM, 4 बजे, दोपहर बाद 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे की ओर बड़े बड़े काले बादल
बनने लगे, उठने लगे। विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स, है ना, वापस से 1 घंटे के अंदर हवा 40 नॉट्स की स्पीड से चलने लगी। मैंने बताया था ना बेटा, नॉट क्या होता है, नॉटिकल माइल्स पर आवर, है ना। 1 नॉट होता है 1 नॉटिकल माइल पर आवर, और 1 नॉट का मतलब होता है, वो 1 नॉटिकल माइल होती है 1.85 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना। तो 18 को इससे 4 तो करो तो 72 हो गया, तो है ना, यानी कितनी विंड की स्पीड क्या थी, 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो लहरें थी वो और ऊंची उठती आ रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट का मतलब होता है और खराब होना, जो मौसम था वो और खराब होता गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाई डान ऑफ जनवरी 5, और जनवरी की 5 की सुबह होते होते अवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी जो स्थिति थी वो वापस से बड़ी खराब हो गई, बहुत ज़्यादा भयावह हो गई। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों के पास गया थोड़ा सा उनको सांत्वना देने के लिए, जॉन आस्क्ड, तो मेरा जो बेटा था जोनाथन, उसने कहा, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने वाले हैं, क्या हम मर जाएंगे, क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने कोशिश की उसको सांत्वना देने की कि हम इसको, वी वुड मेक इट का मतलब क्या होता है, हम इसको सहन कर लेंगे, हम इससे पार निकल जाएंगे। बट डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, वह कहता गया, लेकिन डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से डरते नहीं हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप और मम्मी, सू और मैं, अगर हम चारों साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। I could find no words with which to respond, मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं इस प्यारे से बच्चे को क्या उत्तर दूं, कि उस इतनी संकट की घड़ी में भी इतना सकारात्मक संदेश वो बच्चा दे रहा है। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, है ना, मैंने बच्चों की केबिन को छोड़ दिया, वहाँ से निकल आया मैं। डिटरमाइन टू फाइट द सी, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं इस सी का, इस समुद्र की लहरों का मुकाबला करूंगा। विद एवरीथिंग आई हैड, जो चीज़ भी मेरे पास है उसके साथ। टू प्रोटेक्ट द वीकंड स्टारबोर्ड साइड, जो कमज़ोर हो गई थी, राइट साइड का जो शिप का जो राइट साइड का हिस्सा था जो कमज़ोर हो गया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the upcoming waves। अब देखो इसने क्या, मतलब कितनी समझदारी का काम किया है कि जिस राइट साइड जो शिप की टूटी हुई है, उसी को अगर लहरों के सामने कर देंगे तो क्या होगा बताओ, लहरें उसमें से पार आएंगी और वो पानी वापस से उसमें भर जाएगा। तो उसने क्या कर दिया, उसकी दिशा बदल दी, है ना, कि जो दूसरा जो हिस्सा था उसका, है ना, समुद्र उसका अपने शिप का, जो कि कैसा था, सुरक्षित, मतलब अच्छा था, ठीक है ना, जो डैमेज नहीं था, उस पार्ट को उसकी ओर, लहरों की ओर उसने कर दिया, है ना। तो आई डिसाइडेड टू हीव टू का मतलब उसने टू बी इन पैरेलल, उसको पैरेलल कर दिया उसके, है ना, या ऐसे समझ लो जैसे ऐसे लहर आ रही है तो इस तरह से उसके पैरेलल कर दिया, ठीक है ना। जैसे अब देखो ऐसे 90 डिग्री पे करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी उसको, है ना, और पैरेलल कर देंगे तो क्या होगा, वो उसको कम नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो टू प्रोटेक्ट द वीकंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू, तो मैंने क्या कर दिया, उसको पैरेलल कर दिया विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, है ना, शिप को पैरेलल कर दिया, और जो अनडैमेज्ड पार्ट था उसका स्ट्रक्चर जो था, फेसिंग द अपकमिंग वेव्स, और उसको किसकी तरह सामने कर दिया, जो वेव्स आ रही थी उनके सामने कर दिया। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर, है ना। और देखो अब इसने, क्योंकि बाकी तो सब जो उसका सामान था वो सब बह गया था, रस्सियां बह गई थी, है ना, अब आगे आया था ना पहले, इससे पहले डिंगीज थे वो बह गए थे, ठीक है ना। अब इसने देखो कितनी बहादुरी का काम किया, उसका जो सी एंकर थे वो भी सब बह गए थे, स्टार बोर्ड वैसे क्या हो गया था, ऑफ बोर्ड हो गए थे वो सारे के सारे, है ना, समुद्र में डूब गए थे वहां से।
तो ये कह रहा है कि यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर, इम्प्रोविज्ड का मतलब होता है उसी समय तैयार किया हुआ, जो दिमाग में आया उसी समय वही चीज हमने तैयार कर दी, तुरंत आनन फानन में जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसी समझ पड़ी वैसे ही काम किया। तो उस लेखक ने वही किया, सी एंकर तैयार किया ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, एक भारी नाइलॉन की रस्सी का, एंड 220 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, है ना। अब ये पैराफिन एक मोम जैसी कोई चीज होती है, मोम होता है ना, पैराफिन वैक्स बोलते हैं इसको, है ना। तो उसके 22 लीटर के 2 बोटल्स थी, है ना, प्लास्टिक के बैरल्स थे, कंटेनर थे, है ना, वो थी, कैन थी। तो उनको उस हैवी नाइलॉन रोप से क्या कर दिया उसने, समुद्र में नीचे लटका दिया, जिससे कि क्या हो जाए, उसकी स्पीड कम हो जाए। उसको सी एंकर के रूप में कार्य लिया उसने, है ना। देखो एक तरह से जुगाड़ बना के उसने, है ना, क्योंकि वो उसके जो मुख्य सी एंकर वगैरह थे वो सब क्या हो चुके थे, उस पे से नीचे जा चुके थे, पिछली बार की जो हिट हुआ था उसके अंदर। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई, मैरी मेरी पत्नी और मैं, सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू, क्योंकि जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रहा था और ज़्यादा पानी उसमें आता जा रहा था। द ब्रोकन प्लैंक्स, किसके द्वारा, जो नीचे का टूटे हुए जो प्लैंक्स थे, है ना, नीचे की जो सहतीरें थी इसकी, इस तरह की जो नीचे की, है ना, ये क्या हुई थी, टूट गई थी, तो इनके द्वारा नीचे से पानी ऊपर आ रहा था। We both felt that end was very near, हम दोनों महसूस कर रहे थे कि अब हमारा अंत समय बिल्कुल नजदीक है। But wave walker rode out of the storm, लेकिन जो वेव वॉकर था, जो हमारी शिप था, वो उस तूफान से पार निकल आया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, जनवरी 6 की सुबह तक, विद द विंड, है ना, विद द विंड ईजिंग, और अब क्या हुआ, थोड़ा हवा भी शांत हो गई थी। आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग लेने की कोशिश की। सेक्सटेंट एक डिवाइस होती है ना, जो कि कोणीय विस्थापन नापती है। ऐसे समझो जैसे ये एक वृत्त है ना, ये एक रेखा ये है, एक रेखा, तो इनके बीच में क्या है, कोण है। तो यानी आप किसी वस्तु से कितने डिग्री के कोण पर हो, तो वो कोण नापने के जो उपकरण होता है उसको सेक्सटेंट बोलते हैं हम। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने विंड स्पीड्स के ऊपर काम किया, अर्थात कैलकुलेशंस की, जिसमें मैंने किस किस को, विंड स्पीड यानी जो हवा की वर्तमान स्पीड थी उसको ध्यान में रखा। अब लेखक क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये। चेंजेस ऑफ कोर्स, है ना, कि इस विंड स्पीड की वजह से दिशा में क्या परिवर्तन आएंगे। ऑफ कोर्स का मतलब होता है डायरेक्शन, कोर्स, है ना, यानी उसकी दिशा में इस विंड स्पीड से क्या क्या परिवर्तन आएंगे, उनका कैलकुलेशन किया। ड्रिफ्ट एंड करंट, है ना, उसमें कितनी ड्रिफ्ट होगी, हवा की वजह से, है ना, कितना वो खिसकेगा, ड्रिफ्ट उसको बोलते हैं, है ना, कितने कोण से विचलित होगा, और जो धारा है पानी की, वेव जो हैं, उन सब का कैलकुलेशंस की। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, कि हम कहाँ पर हैं समुद्र के अंदर, हमारी लोकेशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। तो लेखक ने इन सबको कैलकुलेट करने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट, और इन सब कैलकुलेशन करने के बाद जो बेस्ट निष्कर्ष मैं निकाल सका वो ये था कि वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। मैं ये समझ पाया कि हम 150,000 यानी 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के किसमें, महासागर में, हम मात्र 65 किलोमीटर चौड़े, है ना, एक आइलैंड की क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। अर्थात ये कितनी बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी, यानी इतने विशाल महासागर के अंदर इतनी सी छोटी सी जगह को ढूंढ पाना, है ना, क्या था, बहुत बहुत मुश्किल था। While I was thinking, जब मैं ये सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, है ना, सू जो उनकी बेटी थी वो दर्द से चलती हुई मेरे पास आई। क्योंकि उसके सिर में चोट लग गई थी ना। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, है ना, उसका जो सिर का बायां हिस्सा था वो अब बहुत ज़्यादा सूज गया था।
एंड हर ब्लैकंड आईज, और उसकी काली पड़ चुकी आंखें, उसकी आंखें कैसी हो गई थी, काली पड़ गई थी। नैरो टू स्लिट्स, क्योंकि सूजन ने उसकी आंखों को घेर लिया था, अब बस उसकी आंखें बहुत छोटी खुल पा रही हैं, इस तरह से ऐसे इतनी सी खुल पा रही हैं बस, है ना, स्लिट हो गई, क्योंकि ऊपर से पलकें वगैरह सब पूरे उसमें उसके चेहरे को किसने घेर लिया था, सूजन ने घेर लिया था, है ना। तो उसकी जो आंखें हैं वो बस हल्की सी खुल पा रही हैं। स्लिट, स्लिट यानी छोटा सा खांचा जो होता है उसको स्लिट बोलते हैं। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, ओहो देखो उस बच्ची ने मुझे क्या दिया, कार्ड दिया जो उसने की बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरी कैचर्स, कैरी कैचर बोलते हैं कार्टून जैसे बना देते हैं ना, कार्टून जो होते हैं वो, उस पे फ्रंट में जो उसने कार्ड मुझे दिया उस फ्रंट पे मैरी एंड मी, मैरी के और मेरे क्या बने हुए थे, कार्टून बने हुए थे विद द वर्ड्स, और क्या शब्द लिखे हुए थे उस बच्ची ने, हियर आर सम फनी पीपल, ये देखो ये कितने फनी लोग हैं। अपने मम्मी पापा को क्या कह रही है, फनी कह रही है। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको इन्हें देख के हंसी आ रही है। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मुझे तो इन्हें देख के बहुत हंसी आती है। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उस कार्ड के ऊपर तो ये चीज़ लिखी हुई थी, दो उनके कार्टून बने हुए थे और ये चीज़ लिखी थी, और अंदर एक मैसेज था, अंदर उस कार्ड के अंदर एक संदेश लिखा था उस गुड़िया ने, क्या था वो, ओह हाई हाउ आई लव यू बोथ, ओह मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, अतः ये जो कार्ड मैं दे रही हूँ ये मैं आपको धन्यवाद देने के लिए दे रही हूँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ हम सब अच्छे की कामना करते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कैसे भी हमें इसे अच्छा बनाना ही होगा। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, मैंने मेरी कैलकुलेशंस चेक करी और दोबारा चेक करी। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, हम हमारी जो मुख्य कंपास थी उसको खो चुके थे, यानी वो बह गई थी उसमें समुद्र में, क्योंकि तो नाव तो उलट पलट हो गई थी ना सारी, जो शिप था उनका वो उलट पलट हो गया था वेव की टक्कर से उस तूफान में। और मैं यूज कर रहा था एक स्पेयर, मेरे पास कंपास थी, एक एक्स्ट्रा कंपास थी, उसको यूज कर रहा था हमें, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि करेक्ट नहीं की गई थी मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए। करेक्ट करने का मतलब होता है बच्चों, देखो जैसे ऐसे समझो, ये है ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये डायल है, ठीक है ना, तो इसमें जैसे ये सुई होती है और फिर यहाँ पे ऐसे निशान लगे रहते हैं, रीडिंग्स होती हैं इसकी, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, किसी भी चीज़ के प्रभाव की वजह से इसमें कुछ क्या आता है, त्रुटियां आ जाती हैं, एरर्स आ जाती हैं, तो उन एरर्स को हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है उनको। तो ये लेखक यही कह रहे हैं कि मेरे पास एक स्पेयर कंपास था, उसको मैं यूज कर रहा था, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशंस की वजह से, है ना, चुंबकीय जो वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब जो उसमें बदलाव है ना, उसकी वजह से उसमें करेक्शन नहीं किया हुआ था, यानी एक तरह से वो जो रीडिंग दे रहा था वो इतनी परफेक्ट रीडिंग नहीं थी, इसलिए आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, है ना, इसलिए मैंने उसको मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से उसमें क्या क्या रीडिंग्स में त्रुटि आ सकती हैं, एरर्स आ सकती हैं, मैंने उन सबको मेरी गणनाओं में शामिल कर लिया, उनको करेक्शन कर लिया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, और लेखक ने उस जो कैप्टन थे ये, उन्होंने जो वेस्टर्ली करेंट्स हैं, पश्चिम की ओर से आने वाली जो धाराएं हैं, उनके प्रभाव का भी, है ना, जो कि इस इंडियन ओशियन में जो हिंद महासागर के अंदर जो वेस्टर्ली करेंट्स बहती हैं, उनके प्रभाव को भी उस लेखक ने उन कैलकुलेशंस करने में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था, है ना, यानी गणनाओं के में ही उसने अपना कैलकुलेशंस में ही उनके लिए करेक्शन कर लिया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, मैं 2 बजे मैं डेक के ऊपर गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, अब देखो बेटा कितनी, यानी कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे ये, है ना। अब जिस दिशा में वो जो लैरी था, लैरी और वो थे ना हर्ब्स, दोनों, जो एक तो अमेरिकन था और दूसरा कहाँ का था, स्विट्जरलैंड का था, जो 2 नाविक उन्होंने किराए पे लिए थे। तो उसको लेखक ने क्या कहा कि आप 185 डिग्री पे मोड़ लो। अब देखो ये बिल्कुल विपरीत सा ही हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ऐसे चलो, पहले ऐसे चल रहा है, ये इस तरह से जा रहा है पहले, है ना, तो 180 डिग्री इसका इधर की तरफ होता है कि नहीं होता है, और ये 185 ऐसे मोड़ने के लिए बोला इसने, तो एकदम बिल्कुल विपरीत कर दी कि नहीं कर दी दिशा, कि भाई तुम अब इसको 185 डिग्री पे मोड़ दो।
लैरी को उसने आदेश दिया। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम, तो मैंने उसे बताया, विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, है ना, मैंने एक दृढ़ निश्चय के साथ बताया, हालांकि मुझे अंदर महसूस नहीं हो रहा था वो, क्योंकि जिस कंपास की वजह से उसने ये गणना करी थी वो कंपास मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए कैलिब्रेट नहीं की हुई थी, और वेस्टर्ली करेंट्स का भी जो पश्चिमी जो धाराएं चलती हैं समुद्र के अंदर, उनका भी उसने क्या किया था, एडजस्टमेंट किया था उसके अंदर अपनी कैलकुलेशंस में, है ना। तो उसने कहा कि अगर हम लकी हुए, इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, तो लेखक उसको कह रहा है कि अगर हम लकी हुए, तो उसको बोलते समय तो लेखक आश्वस्त है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको थोड़ी सी क्या है, अपने ऊपर शंका है। तो वो कह रहा है कि अगर हम लकी हुए तो वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हम, यानी अभी 2 बजे जाके कहा है ना उसने, तो 3 घंटे के अंदर हम उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 बजे उसने कहा कि 185 डिग्री पे अपने शिप को मोड़ दो, और अगर हम लकी हुए तो लगभग 5 बजे तक, तो 5 बजे से पहले पहले हम क्या हो जाएंगे, उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, फिर भारी दिल लिए हुए, है ना, भारी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया सोने के लिए, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, है ना, मैं अपनी जो बर्थ थी, सोने का जो स्थान था, उस पर चढ़ गया, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मुझे वहां उसमें लेटते ही क्या आ गई, नींद आ गई। When I woke it was 6 PM, जब मैं जगा तो 6 बज चुके थे। तो लेखक ने क्या हो गया, निराश हो गया कि भाई 6 बज गए, और मैंने जो अंदाज़ा लगाया था वो सिर्फ 5 बजे का लगाया था कि 5 बजे तक हम क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन कितने बज चुके थे, 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने वाला था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं समझ गया कि हमने आइलैंड मिस कर दिया है। And with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly bends, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं जब 6 बजे उठा, है ना, तो वो तो 5 बजे का अंदाज़ा लगा के चले थे ना, तो मैं जब उठा तो मैंने देखा कि कितने बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं, और बाहर क्या होने वाला है, अंधेरा होने वाला है। मैं समझ गया कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जितनी यात्रा हमारी बाकी थी उसके हिसाब से हम आशा नहीं कर सकते थे कि हम इन वेस्टर्ली विंड्स को, इन पश्चिमी जो लहरें हैं, पश्चिमी जो धाराएं हैं, इनको हम बीट कर पाएंगे, इनसे हम हमारे जहाज को सुरक्षित रख पाएंगे। तो लेखक क्या हो गए, बहुत ज़्यादा निराश हो गए। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, ए टसल हेड, है ना, ए टसल्ड हेड, टसल हेड कब बोलते हैं, जैसे किसी के बाल बिखरे हुए होते हैं, उबड़ खाबड़ हो रहते हैं, है ना, बाल ऊपर की तरफ हो रहे हैं, बिखरे हुए बाल, तो उसी समय एक बिखरे बाल लिए, अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरी बंक में प्रकट हुआ, है ना, एक टसल हेड, है ना, बिखरे हुए बाल वाला एक शख्स मेरे बंक में प्रवेश किया, जिसने प्रकट हुआ, आया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क, और वो कौन था बिखरे वालों वाला, वो जोनाथन था, उनका बेटा था। वो कह रहा है, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू भी उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा भाई मुझे अभी हग क्यों मिलने वाली है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस पूरे संसार में सबसे बेस्ट डैडी हो, सबसे अच्छे डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और आप इस संसार के सबसे बेस्ट कैप्टन हो, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जोन, आई एम अफ्रेड, मुझे संदेह है जोन, आज मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट डैडी नहीं हूँ और बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बेस्ट कैप्टन होता तो हम 5 बजे तक उस द्वीप समूह आइल एम्स्टर्डम पर पहुँच गए होते। वाई यू मस्ट बी सैड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट बॉयज, क्यों नहीं आप हो, शू ने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैटर ऑफ फैक्ट बॉयज का मतलब होता है अनइमोशनल और प्रैक्टिकल वे में उसने कहा, अरे नहीं आप हो। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है
है ना, आपने आइलैंड को खोज लिया है, यानी आपने जो दिशा बताई थी 185 डिग्री पे चलने की, वो दिशा क्या थी, बिल्कुल सही थी। वॉट आई साउटेड, क्या मैं चिल्लाया, क्या सचमुच, इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। कोरस का मतलब होता है एक स्वर में बोलना, वो एक स्वर में बोले दोनों भाई बहन जो थे, जो उनका बेटा और उनकी बेटी, अरे हाँ, इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ हिज, देखो ये हमारे सामने, आंखों के सामने ये रहा द्वीप समूह, एज बिग एज ए बैटल शिप, देखो कितना बड़ा है, जैसे कि एक लड़ाकू जहाज होता है, इतना बड़ा जैसे लड़ाकू जहाज दिखता है दूर से, वैसा ही वो आइलैंड दिखाई दे रहा है। आई रस्ड ऑन डेक, मैं डेक के ऊपर दौड़ के गया, एंड गेज्ड, और ध्यानपूर्वक देखा, विद रिलीफ, और मुझे बड़ी सांत्वना मिली, राहत मिली, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, क्योंकि लेखक को क्या दिखी, स्टार्क आउटलाइन दिखी। स्टार्क का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, है ना, बिल्कुल क्लियर, उसको तट रेखा दिखने लग गई लेखक को, किसकी, उस आइल एम्स्टर्डम की, द्वीप समूह की। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक का मतलब होता है बेटा कि देखो समुद्र के अंदर भी क्या होता है, ज्वालामुखी फटते हैं, है ना, और नीचे से ज्वाला जो होती है, जो ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो ऊपर आता है ना, और वो लावा जो है वो किसके रूप में जम जाता है, चट्टानों के रूप में जम जाता है। तो समुद्र के अंदर वो जो द्वीप समूह था वो किसकी वजह से बना था, वो ज्वालामुखियों के फटने की वजह से बना था। और ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है वीरान, बिल्कुल, है ना, जहां कोई यानी ज्यादा जीव जंतु जहां नहीं रहते हों। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, और जहां पे क्या था, बहुत कम वेजिटेशन था, यानी पेड़ पौधे, है ना, क्या थे, बहुत कम मात्रा में थे। लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन उनके लिए ये आइलैंड कैसा था, दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। क्यों था बताओ, क्योंकि वहां पे उसकी खड़ा करके वो क्या कर सकते थे, अपने उस जहाज की रिपेयर कर सकते थे, है ना। तो उनकी जान को बचाने का एक और अंतिम जो वस्तु थी वो क्या थी, वो वही आइलैंड था। तो वो आइलैंड उनके लिए कितना कितना भाग्यशाली था, तो इसलिए वो आइलैंड उनको क्या लग रहा है, दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड उन्हें वो प्रतीत हो रहा है। वी एंकर्ड ऑफशोर, है ना, उस रात उन्होंने अपने जहाज को, है ना, एंकर किया ऑफशोर, है ना, थोड़ा सा जो उसकी वो था, उसका किनारा जो था, ठीक है ना, जो द्वीप समूह का जो किनारा था उससे अंदर की तरफ, समुद्र के अंदर, है ना। ऑफशोर किसको बोलते हैं, समुद्र के अंदर, और ऑनशोर जो होता है वो होता है समुद्र के किनारे पर, समुद्र नहीं, जो द्वीप समूह है ना, या ऐसे समझो लैंड जो है, जैसे ये लैंड है और ये क्या है, समुद्र है, तो समुद्र के अंदर जो होता है वो तो ऑफशोर होता है ना। और ऑनशोर का मतलब क्या होता है, जो ये नज़दीक जो होता है, ज़मीन के जो नज़दीक होता है वो क्या हो गया, ऑनशोर हो गया, समुद्र के किनारे पर या ज़मीन के किनारे पर, ठीक है। तो वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर नाइट, हमने उस रात हमारे शिप को समुद्र के अंदर ही क्या कर दिया, एंकर कर दिया, यानी उसके नज़दीक ही कर दिया, ज़्यादा दूरी पे नहीं, है ना। जो उसकी तटरेखा थी आइलैंड की, उसके ज़्यादा दूर नहीं, बस पास में ही उसको, लेकिन थोड़ा सा दूर किया उन्होंने, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, है ना। और अगले सुबह उस आइलैंड पर कितने लोग थे, मात्र 28 लोग थे। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, उस आइलैंड पर रहने वाले 28 लोग, वो बहुत खुश हुए, है ना। एज दे हेल्प्ड अस अशोर, है ना, और उनको वो मदद करके कहाँ ले आए, अशोर ले आए। अशोर का मतलब होता है उसके किनारे पे ले आए, द्वीप समूह के किनारे पे उनको वो ले आए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब देखो वापस से लेखक के पैरों के कदमों के नीचे क्या आ गई थी, जमीन आ गई थी। अब तक तो इतने, है ना, कितने लंबे समय से वो सिर्फ किस में चल रहे थे, पानी ही पानी में चल रहे थे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे दोबारा से पुनः जमीन पाकर, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, है ना, मेरी जो थॉट्स थी उनमें इन लोगों के प्रति श्रद्धा थी। किस किस के प्रति, लैरी के प्रति और हर्बी के प्रति, है ना, जो दोनों क्रूमैन थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो कितने चीयरफुल थे और कितने ऑप्टिमिस्टिक थे,
है ना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मक सोच रखने वाले, अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, है ना, उस भयंकर तनाव के बीच भी, यानी वो हमेशा चीयरफुल बने रहे और हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक बने रहे, यानी वो उनके चेहरे पे कभी निराशा का भाव नहीं दिखा और वो हमेशा एक अच्छा सोचने के प्रति उनमें क्या था, विश्वास था हर कि भाई जो भी होगा वो अच्छा होगा हमारे साथ। तो उन दोनों के प्रति उनके लेखक के मन में क्या हो रहा है, ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, आभार प्रकट वो कर रहे हैं। एंड ऑफ मैरी, और उन्हें मैरी का विचार आ रहा है, अपनी पत्नी का, हु स्टेड एट द व्हील, जो कि व्हील को थमे रही, व्हील के ऊपर टिकी रही, जो उसका व्हील था, स्टीयरिंग व्हील था उसका शिप का, उसके ऊपर, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, है ना, जब लेखक उसकी क्या कर रहे थे, मरम्मत कर रहे थे शिप की, है ना, और पानी निकाल रहे थे उसमें से पंपों के द्वारा। उस समय जहाज को किसने थाम रखा था, उनकी पत्नी ने थाम रखा था उसके व्हील को, ठीक है ना, उसके स्टीयरिंग व्हील को, उन संकट के घंटों में, संकट के समय में। तो लेखक को पहले किन का विचार आया, लैरी का और हर्बी का विचार आया, फिर अपनी पत्नी का विचार आया उन्हें, मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा उन्होंने किसका विचार आया, आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मुझे 7 वर्ष की उस बच्ची का ख्याल आया, हु डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो हमें अपने सिर में इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद भी हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रैकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, है ना, देखो कितनी गहरी चोट लगी है, विच सब्सिक्वेंटली के बाद में उस बच्ची के 6 माइनर ऑपरेशन हुए, है ना, और वो ऑपरेशन किस वजह से हुए, टू रिमूव ए रैकरिंग ब्लड क्लॉट, क्योंकि बार बार एक उसके ब्लड का थक्का जम जाता था उस बच्ची के, तो जैसे ऑपरेशन से द्वारा क्या करना पड़ता था, निकालना पड़ता था, किस किस के बीच थक्का जम रहा था, हो बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो उसकी स्किन थी, है ना, माथे की जो स्किन थी वो, और जो उसका स्कल था, स्कल यानी जो उसका मतलब वो होता है ना, अपनी जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का जो कंकाल बोल दो इसको, है ना, जो खोपड़ी होती है, उसके जो हड्डियों का ढांचा होता है, ऐसे समझो आप, उसके और उसकी स्किन के बीच में बार बार क्या हो जाता, ब्लड क्लॉट जम जाता था, है ना, रक्त का बड़ा थक्का जम जाता, तो उसके लिए उन्हें उस बच्ची के कितने ऑपरेशन करने पड़े, 6 ऑपरेशन करने पड़े, है ना, यानी इतने परेशान, इतनी ज़्यादा जो है ना चोट होने के बावजूद भी वो बच्ची, है ना, अपनी इतनी बड़ी हेड इंजरी करने के बाद भी, हेड इंजरी होने के बाद भी वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। और लेखक को एक 6 वर्ष के उस लड़के का ख्याल आ रहा है, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से नहीं डरता था। तो देखो बच्चों कितनी करेजियस कहानी है ये, यानी 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा, 3 वर्ष तक चलने वाली यात्रा, है ना, जिसमें कौन है, 6 वर्ष का बच्चा, एक 7 वर्ष की बच्ची, और पति पत्नी और 2 लोग वो, यानी 4 और 2 6 लोग, इतने विशाल महासागर के अंदर जहाँ कुछ नहीं दिखता, बस पानी ही पानी नज़र आता है ना। तो कितने डेयरिंग होते हैं ये लोग, है ना, जो यूरोपियंस होते हैं, ठीक है ना, वो कितने साहसी, निर्भीक, निडर होते हैं, जो इन समुद्रों में समुद्री यात्राएं करके, तभी तो बेटा देखो, नहीं तो पहले क्या था, लोगों को पता ही नहीं था भाई ये महाद्वीप कहाँ हैं, देश एक दूसरे सब अलग थलग हुआ करते थे। तो ये जो साहसी लोग थे, इन्होंने ही इस पूरी दुनिया को क्या किया, आपस में कनेक्ट किया। ये हवाई जहाज़ तो अब बहुत बाद में आए हैं, पहले तो जितनी भी यात्राएं होती थी वो समुद्री यात्राएं होती थी, है ना। तो हमें इन लोगों से सीखने की भी आवश्यकता है, यानी हम जो हमारी भारतीय संस्कृति है अच्छाई की, है ना, एक दूसरे से प्रेम से रहने की, जो हमारे संस्कार हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना, उन्हें भी हमें संजो के रखना है। प्लस हमें हमारा ओपन माइंड रखना है कि जो भी वेस्ट के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, है ना, वेस्ट यानी जो पश्चिम है, पश्चिम मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो है ना अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनकी भी अच्छाइयों को हमें खुले दिल से स्वीकार करना होगा, साथ में किसके, हमारी खुद की अच्छाइयों को संजो के, है ना, यानी हमें अपनी अच्छाइयों को बना के रखना है, उनको हमें थामे रखना है, साथ में जो भी अच्छा हमें दूसरे संसार से, दूसरे देशों से सीखने को मिले वो हमें रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।